दिस इज़ एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्प्लेक्स मेथड और इस एग्जाम्पल के अंदर x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स हैं। अब इसे अगर सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस LPP को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि LPP जो है उसमें जो कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं उस कंस्ट्रेंट्स का RHS पार्ट जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो सारे आपके RHS जो है कंस्ट्रेंट्स के वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, द फर्स्ट चेक वेदर ऑल द राइट हैंड साइड वैल्यू आर पॉजिटिव, इन और केस ऑल द PIs आर पॉजिटिव। फिर स्टैंडर्डाइज द प्रॉब्लम। तो स्टैंडर्डाइज द प्रॉब्लम में क्या करना होता है, हमें इनइक्वलिटीज़ जो रहती हैं उसको जो इनइक्वलिटीज़ रहती है कंस्ट्रेंट्स की उसको इक्वेशंस में आपको चेंज करना पड़ता है बाय एडिंग नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ पर ये लेस आर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ एक स्लैक वेरिएबल S1 ऐड होगा, यहाँ पर भी लेस आर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ एक स्लैक वेरिएबल S2 यहाँ ऐड होगा और यहाँ भी लेस आर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ एक वेरिएबल स्लैक वेरिएबल S3 का ऐड होगा और डिसीजन वेरिएबल में भी S1 S3 S1 S2 S3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हम ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ लिया है S1 S2 S3 को, ठीक है, ऐड किया है। तो ये जो इनइक्वलिटीज़ थी आपकी वो अब काय में चेंज हो गई, यहाँ पर इक्वलिटीज़ में, और साथ ही साथ हमने डिसीजन वेरिएबल में S1 S2 S3 को भी ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना होता है, इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल। तो ये हमारी इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल है। सबसे पहले हमें बेसिक वेरिएबल लिखना होते हैं। तो बेसिक वेरिएबल हमने कौन कौन से लिए हैं, S1 S2 एंड S3। तो मैंने बेसिक वेरिएबल S1 S2 S3 ले लिया। CB का मतलब ये होता है कि ये बेसिक वेरिएबल जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ किस कोफिशिएंट के साथ ऐड किए गए थे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें जो बेसिक वेरिएबल होते हैं वो 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड होते हैं। तो यहाँ CB मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। उसके बाद आपको बॉडी मैट्रिक्स लिखना होता है। तो ये बॉडी मैट्रिक्स क्या है, x1 x2 x3 S1 S2 S3। आपके पास टोटल जो वेरिएबल है S1 है S2 है x1 है x2 है x3 है और S1 है S2 है और S3 है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया और इसके जो भी कोफिशिएंट हैं वो हम लिखेंगे। तो इसके कोफिशिएंट है 3 5 2 1। तो यहाँ लिखेंगे 3 5 2 1 और S2 और S3 नहीं है फर्स्ट कॉन्स्टेंट में। सेकंड कॉन्स्टेंट में 4 4 4। तो हमने लिखा 4 4 4 और S1। तो S1 सेकंड वाले कंस्ट्रेंट में 0 है, S2 1 है और S3 0 है। तो हम 0 1 0 लिखेंगे। ऐसे ही लास्ट वाले कंस्ट्रेंट में 2 4 5 और S1 S2 नहीं है, S3 का 1। तो 2 4 5 S1 S2 नहीं है और S3 का आ जाएगा 1। अब लिखते हैं हम XB। तो XB क्या होता है, राइट हैंड साइड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। तो राइट हैंड साइड क्या है कंस्टेंट का, 60 72 एंड 100। तो यहाँ लिखेंगे 60 72 एंड 100। इसके बाद होता है CJ। तो CJ जो होता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है x1 x2 x3 और S1 S2 S3 के वो लिखा जाता है। तो क्या है 5 10 8 0 0 0। तो हमने लिखा यहाँ पर 5 10 8 0 0 एंड 0। उसके बाद आपको निकालना होता है ZJ। तो ZJ मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट कॉलम का CB के साथ मल्टीप्लाई है, फिर सेकंड का CB के साथ, फिर थर्ड का CB के साथ, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, फिर सिक्स्थ का। तो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, 1 मिनट। तो फर्स्ट आपको निकालना है Z1। तो Z1 निकालने के लिए क्या करना होगा, Z1 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, 4 का 0 के साथ और 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये इस तरह से बनेगा 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2। तो आपको जो आंसर मिलेगा Z1 का वो क्या मिलेगा, 0। ठीक है।
ऐसे ही आपको Z2, Z3, Z4, Z5 और Z6 निकालना है। तो Z2 भी एक बार देख लेते हैं। Z2 के लिए आपको सेकंड कॉलम पे जाना है। सेकंड कॉलम 5 का 0 के साथ, तो 5 का 0 के साथ, फिर 4 का 0 के साथ, 4 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर अगेन 4 का 0 के साथ मल्टीप्लाई। तो फिर से आपके पास ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो इसलिए आएगा क्योंकि आपके CB जो है स्टार्टिंग इनिशियल टेबल में ज़ीरो होते हैं। तो आपके सारे Z जो J होंगे वो हमेशा ज़ीरो होंगे फर्स्ट इनिशियल टेबल में। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि फर्स्ट कॉलम का जब यहाँ करेंगे CB के साथ मल्टीप्लाई तो ज़ीरो ही आएगा। इस तरह से सारे कॉलम्स के भी जब आप CB के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा उनका समेशन। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इनिशियल टेबल में ZJ की वैल्यू को पूरा ज़ीरो ही लिख देना है। इसके बाद होता है डेल J। तो डेल J जो होता है वो होता है CJ माइनस ऑफ ZJ। तो CJ 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 0 10, 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। उसके बाद हमें ये लिखना होता है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी ऑब्जर्व दैट द इनिशियल सॉल्यूशन इज़। क्या है इनिशियल सॉल्यूशन? तो यहाँ पर x1 x2 x3 नहीं है, s1 s2 s3 है। तो x1 x2 x3 की वैल्यू क्या हो गई 0, और s1 की वैल्यू 60, s2 की वैल्यू 72 एंड s3 की जो आंसर है वो है 100। तो ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन है, और इस इनिशियल सॉल्यूशन से अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0। तो ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन है, ये आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। ठीक है, अब 0 सॉल्यूशन तो हमें चाहिए नहीं, तो फिर फ्रॉम द टेबल 1 सिंस ऑल द एंट्रीज इन डेल J रो आर नॉट negative or equal to 0 for maximization case the current solution is not an optimal solution and we proceed to the next step। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा डेल J आया है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव या वैल्यूज़ नहीं आई है। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ और 0 आता तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन यहाँ मैक्सिमाइजेशन फंक्शन के लिए सारी वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स कि हमें और 0 दे रहा है, तो हमें यहाँ से आगे की स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। तो इसके लिए हमें एक मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है डेल J की। तो यहाँ पर डेल J की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10। तो 10 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो होता है की कॉलम। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वेरिएबल होगा वो होगा आपका इनकमिंग वेरिएबल। इसके बाद आपका ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया की कॉलम, और ये हो गया आपका इनकमिंग वेरिएबल x2। मतलब x2 यहाँ पर किसी ना किसी को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा देखते हैं। इसके बाद हमें निकालना होता है मिनिमम रेशो। तो मिनिमम रेशो निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो xb है उसको की कॉलम से डिवाइड करना होता है, xb वाले कॉलम को। तो xb का कॉलम में 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, 72 को डिवाइड करेंगे 4 से, एंड 100 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ जो आपका बनेगा इस तरह से मिनिमम रेशो 12, 18 एंड 25। तो इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो 12 आपका मिनिमम वैल्यू है। और आउटगोइंग वेरिएबल क्या होगा, तो आउटगोइंग वेरिएबल होगा आपका S1 और आपका की रो। तो ये 12 के करस्पॉन्डिंग जो रो है वो होगा आपका की रो, और हमारा की कॉलम ये आया था। इसको इस तरह से एरो से डिनोट करते हैं, इनकमिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल। और तो आपका आउटगोइंग वेरिएबल जो हुआ वो क्या हुआ S1, फर्स्ट रो S1। और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा इसका, इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये आपका की रो और की कॉलम। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है 5, दैट मीन्स कि आपको उसको ये आपका क्या है की एलिमेंट है, आपको उसको स्टार से डिनोट करना है की एलिमेंट को। तो यही सारी प्रोसीजर यहाँ लिखी हुई है, यह प्रोसीजर यहाँ लिखी हुई है। इम्प्रूव द सॉल्यूशन फ्रॉम द टेबल 1 सिंस
The problem is maximization case and x2 is the largest. Del j value x2 enter in the basic and it will be a incoming variable. The column added by x2 is a key column. For outgoing variable which will use the variable we select the minimum नॉन नेगेटिव रेशो. तो मिनिमम नॉन नेगेटिव रेशो हमने कैसे निकाला था एक्स बी डिवाइडेड बाई ए आई जे. तो मिनिमम ऑफ 12, 18 एंड 25 में से 12 है. गिव्स दी S1 as the outgoing variable and the row headed by S1 is the key row and the key element is 5 which is intersecting element of key रो एंड की कॉलम. तो मैंने जो अब आपको समझाया वही ये पूरा इस टेबल को मैंने जो समझाया कि की रो और की कॉलम कैसे निकाला है वही यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है. अब क्या करना है हमें टेबल को रिवाइज टेबल एक बनानी है. तो रिवाइज टेबल के लिए स्टेप 6 देखते हैं. रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल 2 एंड इम्प्रूव द सॉल्यूशन. Since the key element is 5, reduce it to 1, dividing each element of the key row including xb by the key element in the new table and make all the other element in the key column to 0 except the key element by using elementary row operation. R2 new, R2 old minus 4 R1 new replacement row, R3 new, R3 old minus 4 R1 new replacement रो. इसमें ये क्या बोल रहा है कि अब आपको एक रिवाइज्ड टेबल बनानी है. तो रिवाइज्ड टेबल के लिए क्या करना होगा आपका जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आया है मतलब कि जो की एलिमेंट आया है उसको 1 बनाना है. तो इसको 1 बनाना है तो आपको इसको पूरी रो को आपको 5 से डिवाइड करना होगा. तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे. यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 2/5, 1/5, 0, 0 एंड 60/5. ठीक है. तो ये हम नई टेबल में लिख लेंगे इस तरह से 3/5 1, 2/5, 1/5, 0, 0 और यहाँ पर 60/5 तो यहाँ आएगा 12. ठीक है. तो ये एक आपको खाली टेबल फिर से बनानी है. ठीक है. और फिर से बनाने के बाद आपको क्या करना है बेसिक जो वेरिएबल है वो आपका इनकमिंग जो वेरिएबल आया था जो इनकमिंग वेरिएबल क्या आया था x2 और आउटगोइंग वेरिएबल जो आया था वो क्या आया था S1. तो इस S1 को आपको किससे रिप्लेस कर देना है इस x2 से इनकमिंग वेरिएबल से. तो मैंने यहीं पर ऐसा ही किया है. ये S1 की जगह पर मैंने इनकमिंग वेरिएबल क्या ले लिया S2 ले लिया और इस पूरी रो को मैंने किससे डिवाइड कर दिया 5 से. साथ ही साथ एक छोटा सा चेंज और करना है कि जो आपका CB है x2. ठीक है. तो CB क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है उसमें कोफिशिएंट क्या है. तो x2 का जो कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में गिवन आपका जो गिवन LPP है उसमें 10 है तो मैंने 10 लिख लिया. तो आपको एक खाली टेबल बनाना है और ये फर्स्ट रो को फिल करना है. अब फर्स्ट रो तो को फिल करना है मतलब 12 तक सिर्फ. ठीक है. इसके बाद आपको फिर से अब क्या क्या करेक्शन करने हैं. तो हमें नेक्स्ट जो स्टेप होती है जो हमारा की एलिमेंट पे हमने 1 बनाया उसके नीचे आपको 0 और 0 बनाना होता है और तो उसके लिए हमें ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं. तो हमें R2 जो है ये जो R2 है इसको 0 बनाना है यहाँ पर. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2. ठीक है. इसके लिए हमें ऑपरेशन लगाना होगा R2 न्यू, R2 ओल्ड माइनस 4 ऑफ R1 एंड न्यू रिप्लेसमेंट रो. तो R2 ओल्ड दैट मीन्स की जो पुरानी वाली टेबल है उसमें क्या है 4 4 4 0 1 0 एंड 72. तो मैंने लिख 72 को छोड़ना है इसको रहने दो. तो 4 4 4 0 1 एंड 0 ये हमने R2 ओल्ड को लिख लिया यहाँ पर. इसके बाद में -4 ही क्यों लिया तो यहाँ पर इसको हमें 0 बनाना है ना. तो इसको 0 बनाना है तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस करना है. तो ये -4 था तो माइनस कर दिया 4 पूरे में से. इसके बाद आपको लिखना है R1 लेकिन न्यू वाला. तो न्यू वाला R1 आपको न्यू वाली टेबल में मिलेगा. तो ये आपकी टेबल नंबर 2 में जो न्यू R1 है वो पूरा आपको लिखना है 3/5 1, 2/5, 1/5, 0 0. तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर 3/5 1, 2/5, 1/5, 0 0. इसको अब एक एक करके कैलकुलेट आप कर लोगे. ठीक है. तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे. ये आपको रफ वर्क में करना है.
और ये जो आंसर्स मिले हैं उसको नई वाली टेबल में फिल करना है। तो मैंने 8/5 0, 12/5 -4/5 1 0 ये मेरे जो आंसर्स आए थे ना उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना था कि ये वाली रो को तो हमने कर दिया सही। अब ये है थर्ड जो रो है, यहाँ पर भी आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो मुझे ऑपरेशन कैसा लगाना होगा, R3 न्यू R3 ओल्ड, ये आप याद रखिए कि R3 न्यू जैसे 3 में चेंज करना है, थर्ड रो में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, R3 न्यू या लिखेंगे R3 ओल्ड। जो R3 न्यू लिखा है वैसे कि वैसा आप लिखेंगे R3 ओल्ड माइनस, अब ये एलिमेंट क्या होता है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, कि एलिमेंट के नीचे जो आ रहा है एलिमेंट, जहाँ जो 0 बनाना है वो एलिमेंट जो भी होगा वो आपको यहाँ लिखना होगा माइनस करके। उसके बाद में होता है R1 न्यू, तो R1 न्यू आपको कहाँ से मिलता है, नई वाली टेबल से। तो R1 न्यू जो है वो 3/5 1, 2/5 1/5 0 0 होता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको भी कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे और उसको नई वाली टेबल में आप क्या करोगे, फिल करोगे। ये खाली टेबल रहती है, इसको हमें धीरे धीरे फिल करना होता है, ठीक है। तो ये नई वाली टेबल में हमने इसको फिल कर दिया। उसके बाद ये जो है 12, 18 एंड 25 ये है आप 12, 18 एंड एक छोटी सी और मिस्टेक हुई है मुझसे कि यहाँ आपके ये जो 12, 24 एंड 52 कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था कि जब इस पूरे को 5 से डिवाइड किया था तो 60/5, तो 60/5 क्या आता है, 12। इसके बाद में 24 और 52 कैसे आ रहे हैं, तो हमने ये जो ऑपरेशंस लगाए थे इसी में होगा कि R2 ओल्ड मतलब ये ओल्ड वाली टेबल है। R2 ओल्ड में XB की वैल्यू के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है, तो ये 72 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 72 लिखा, -4 कर रहे हैं हम तो 4 लिखा, और R1 न्यू नई वाली टेबल में क्या वैल्यू है, R1 की XB के लिए 12, तो वो यहाँ मैंने क्या लिखा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। इसी तरह R3 न्यू में भी R3 ओल्ड, तो R3 ओल्ड में क्या वैल्यू है 100, तो मैंने यहाँ लिया 100 माइनस हम 4 कर रहे थे तो 4, और R1 न्यू मतलब कि फिर से 12, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 52, ठीक है। तो हमें पूरा XB तक करना होता है, ये हमें पूरा XB तक अप्लाई करने होते हैं ऑपरेशन। तो ये हमारा रफ वर्क है और डायरेक्ट हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होती है। इसके बाद हमारी अब कितनी टेबल बन गई, इतनी टेबल हमारी फिल हो चुकी है। अब इसके बाद हमें CJ लिखना होता है, तो CJ हमारा जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था वो ही हमें लिखना है फिर से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी कोफिशिएंट थे x1 के वो 5 था, x2 का 10 था, x3 का 8 था, s1 का 0 था, s2 का 0 था, s3 का भी 0 था, तो वो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट लिख लेना है। अब z से फिर से चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारी ये सारी वैल्यू चेंज हो गई है ना, इसलिए हमारा क्या होगा z से फिर से चेंज हो जाएगा। मतलब फर्स्ट आपका कॉलम का CB के साथ मल्टीप्लाई और समीशन, तो इस 10 के साथ इसका मल्टीप्लाई प्लस 8/5 के साथ 0 का प्लस इसका 0 का, तो हमें क्या मिलेगा 6। इसी तरह सेकंड कॉलम 10 का 1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, और उन सबका समीशन 10, फिर 2/5 का 10 के साथ, फिर 12/5 का 0 के साथ, 17/5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, उन सबका समीशन 4। इस तरह से हमें डेल J निकाल लेना है, और ZJ निकाल लेना है। ये Z1 है, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, यहाँ कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको डेल J निकालना है, तो डेल J का फॉर्मूला आपको पता है CJ माइनस ऑफ ZJ, तो CJ माइनस ZJ, ये CJ है ये ZJ है, तो 5 - 6 - 1 10 - 10 0 8 - 4 0 0 - 2 -2 0 - 0 एंड 0 - 0 0। तो ये कैलकुलेशन आपको रफ वर्क में करना है, तो यहाँ मैंने कैलकुलेट किया हुआ है जिसे आप आसानी से और समझ सकते हैं देखकर, ठीक है। इसके बाद अब ये पूरी टेबल बन चुकी है। अब इसके बाद हमें देखना है कि क्या हमारा डेल J सारे नेगेटिव 0 आ गए हैं क्या, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, और जब तक हमारे डेल J ये लास्ट वाली जो रो है वो नेगेटिव या 0 में कन्वर्ट नहीं होती तब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम फिर से देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव फिर से मिल चुका है, ठीक है 4, तो उस
4 को हमने एज अ की कॉलम सिलेक्ट किया, ये जो इसके रिस्पेक्ट में कॉलम है इसको हमने की कॉलम सिलेक्ट किया। इनकमिंग वेरिएबल क्या हो गया, इनकमिंग वेरिएबल अब x3 हो गया, मतलब ये बेसिक वेरिएबल में अब रिप्लेस होगा कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ जो आपका मिनिमम रेशियो अब निकालना पड़ेगा, तो मिनिमम रेशियो आपको पता है कि XB को जो भी आपका की कॉलम होता है उसे डिवाइड करके निकाला जाता है। तो 12 डिवाइडेड बाय 2/5, 24 डिवाइडेड बाय 12/5, 52 डिवाइडेड बाय 17/5। इस तरह से हम मिनिमम रेशियो निकालेंगे 30, 10 एंड 2, 6, 0 डिवाइडेड बाय 17। और इनमें हमें मिनिमम सारी वैल्यू कौन सी है, 10 है, तो हमें 10 को एज अ कॉल इसके रिस्पेक्ट में जो रो है उसको एज अ की रो लेना है, और उसके रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल है उसको एज अ आउटगोइंग वेरिएबल लेना है, मतलब इसको यहाँ से हटाना है और इनकमिंग वेरिएबल x3 है उसको यहाँ लेना है। तो x2 की जगह अब x3 आ जाएगा और s2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी नई टेबल फिर से क्या बनती है देखते हैं। और नई टेबल बनाने के पहले हमें की एलिमेंट भी चाहिए होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इस की कॉलम और इस की रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 12/5 उसको एज ए स्टार हमने यहाँ डिनोट कर दिया है। तो ये आपका की एलिमेंट है। तो यही जो मैंने पूरा कुछ आपको समझाया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको अभी बोला वो सब यहाँ लिखा हुआ है यहाँ तक कि द की एलिमेंट इज़ 12/5 एंड मार्क्ड बाय स्टार। जो भी मैंने बोला ना आपको कि की कॉलम और की रो कैसे निकालेंगे वो सब मैंने यहाँ स्टेप्स में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल फिर से बनानी है। जो स्टेप हमने पुराने में की थी वैसे ही स्टेप अब हमें फिर से फॉलो करना है। फिर से एक टेबल बनेंगी और फिर से डेल जे की वैल्यू हम चेक करेंगे। अगर डेल जे की वैल्यू सारी नेगेटिव और 0 आ जाती है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वहाँ मिल जाता है। तो रिवाइज द सिंप्लेक्स टेबल 3 एंड द इम्प्रूव द सॉल्यूशन सिंस द की एलिमेंट इज 12/5 रिड्यूस इज टू 1। तो की एलिमेंट को हमेशा हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, 1 में। एंड डिवाइडिंग ईच एलिमेंट ऑफ द की रो इंक्लूडिंग XB बाय द की एलिमेंट, और उस पूरी रो को ही हमें फिर अगर 12/5 से हम डिवाइड कर देंगे और कहाँ तक, XB तक, बाय द की एलिमेंट इन द न्यू टेबल एंड मेक ऑल अदर एलिमेंट इन द की कॉलम टू 0 एक्सेप्टिंग की एलिमेंट बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और उसके बाद जो की एलिमेंट है उसके ऊपर का और उसके नीचे का जो एलिमेंट है उसको 0 बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इस पूरी रो में ये जो की एलिमेंट है उस की एलिमेंट को आपको 1 बनाना है। तो 1 कब बनेगा, जब हम इससे 12/5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इस पूरी रो को हम 12/5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर हम नई टेबल में इस रो को लिख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ x2 तो रहेगा ही 10, और s2 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, अब इनकमिंग वेरिएबल जो आ गया है वो आ गया s3। तो x3 को लिख लेंगे और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट है x3 का वो यहाँ लिख लेंगे नेक्स्ट टेबल में। तो देखते हैं, तो ये है आपकी नेक्स्ट टेबल जिसमें आपको क्या क्या करेक्शन करना है। यहाँ जो आपने S2 लिया था उसको आपको आउटगोइंग वेरिएबल है तो हटाना है, और इनकमिंग वेरिएबल उसकी जगह x3 आ जाएगा। तो मैं ये पूरी खाली टेबल एक बनाएंगे जिसमें सबसे पहली एंट्री जो होगी वो x3 की होगी। x3 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसमें कोफिशिएंट 8 है तो हम 8 लिखेंगे, और पूरी रो को हमने 12/5 से डिवाइड कर दिया है। इस पूरी रो को हमने 12/5 से डिवाइड कर दिया है, तो हमें जो न्यू रो मिलेगी वो है R2। न्यू जो रो है वो है 2/3 0 1 -1/3 5/2 0, और XB को भी आपको डिवाइड करना है 12/5 से। ये जो 24 है इसको डिवाइड करना है 12/5 से, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 10। अब हमें R1 और R3 की वैल्यू पता करनी है। R1 रो और R3 ये हमने खाली छोड़ के रखा है। तो R1 पहले देख लेते हैं। तो यहाँ x2 और 10 जो है वो एज इट इज़ लिखना है, और ये पूरी रो में जो आपका की एलिमेंट है उसके ऊपर 0 लेकर आना है। तो 0 लेकर आना है तो उसके लिए हम ऑपरेशन लगाना सीखा था। कैसे बनाएंगे उसके ऑपरेशन, हमने पहले तो R2 जो नया वाला हमें मिला है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे जो R2 न्यू मिला है वो है 2/3 0 1 -1/3 5/12
0 और एक्स बी की वैल्यू भी हम पिछली बार भूल गए थे, तो एक्स बी की जो वैल्यू है नई वाली वो है 10, न्यू टेबल में देखेंगे तो 10 है, ठीक है एक्स बी। अब इसके बाद हमें R1 न्यू के लिए क्या क्या करना होगा, R1 ओल्ड को लेना होगा माइनस ऑफ 2/5। 2/5 ही क्यों लिया है यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट के ऊपर आपको 0 बनाना है, तो ऊपर यहाँ 0 बनाना है तो जो भी एलिमेंट है उसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या 2/5 को देखो पूरे इसमें माइनस कर दिया और R2 न्यू जो है वो लिखना है, तो R2 न्यू ये जो पूरी रो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। लास्ट वाला मैं यहाँ भूल गई हूँ फिर से, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि R1 में जो है लास्ट वैल्यू एक्स बी की वो है 12 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई में ये 10, ठीक है एक्स बी की वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करने पे मिल रहा है 8। तो ये जो आपका नया आया है ये क्या आया है, R1 न्यू को आपको अब यहाँ पर ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, R3 में भी चेंज करना है। R3 न्यू कैसे बनेगा, तो पहले R3 ओल्ड लिख लो, तो R3 ओल्ड वाली मैंने रो पूरी यहाँ लिख ली है, ये देखिए ओल्ड टेबल है, इस ओल्ड टेबल की R3 पूरी की पूरी 52 तक, ये लिख लो यहाँ पर 52 तक माइनस। इसके बाद हमने 17/5 भी क्यों लिया, तो की एलिमेंट के नीचे हमें 0 बनाना है, तो यहाँ जो एलिमेंट की वैल्यू है उसको यहाँ लिख लेना है माइनस करके, तो यहाँ हमने लिखा 17/5 मल्टीप्लाई। इसके बाद में R2 न्यू, तो R2 न्यू जो आपका था मैंने यहाँ लिख लिया था, ये R2 न्यू को पूरा यहाँ पर लिख लेना है, तो R2 न्यू में ये जो लास्ट वैल्यू है वो है 10 और इसको सॉल्व करने पे जो आपका मिलेगा वो आपको मिलेगा 18, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा R3 न्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू मुझे नए वाले टेबल में लिख लेना है, ये नया वाला टेबल है इसमें मैंने पूरा लिख लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, फिर से CJ निकालना है, तो CJ तो आपका पता ही है, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है x1 x2 x3 s1 s2 s3 के वो हमेशा फिक्स है, वही लिखना है। ZJ हमें हमेशा निकालना होता है और डेल जे, तो ZJ के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम का CB के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड का CB के साथ, फिर थर्ड का CB, फिर फोर्थ का CB के साथ, फिर फिफ्थ का CB के साथ, फिर सिक्स्थ का CB के साथ, तो आपका Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 निकलते जाता है। इसके बाद आपका होता है डेल जे, तो डेल जे क्या होता है, CJ माइनस ZJ, तो CJ माइनस ZJ ये वैल्यू में से ये वैल्यू गई, तो ये 10 में से 10 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 0 माइनस 2/3 2/3, 0 माइनस 5/3 5 माइनस 5/3, 0 माइनस 0 0। अब आप देख रहे हैं ये नई वाली टेबल और इसके ये कैलकुलेशंस मैंने यहाँ किए हैं Z1 और del1 के, अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या डेल जे वाली रो पूरी नेगेटिव और 0 हो चुकी है, क्योंकि हमारा फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, तो यस हम यहाँ देख रहे हैं कि सारी की सारी ये पूरी रो में सारी वैल्यू या तो नेगेटिव है या तो 0 है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ नहीं है, तो बस यहाँ हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया। और सॉल्यूशन क्या होगा, तो बहुत ईजी होगा, x2 का आंसर आया है 8, ठीक है एक्स बी, x3 का आंसर आया है 10 और x1 नहीं आया है, इस बेसिक वेरिएबल में रिप्लेस ही नहीं हो पाया, तो x1 क्या होगा 0। तो हमें इस तरह से आंसर लिखना है, सिंस ऑल दी डेल जे वैल्यू आइदर 0 और नेगेटिव the above table given the optimal solution and the optimal solution is x1 0, x2 8 and x3 10। ये यहाँ से x2 8 x3 10 और x1 तो आया ही नहीं है तो 0, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर इस टेबल से ही, ठीक है। और ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, जो आपका एलपीपी में गिवन था, बस उसी में आपको x1 की वैल्यू को 0 रखना है, x2 की वैल्यू को 8 रखना है, x3 की वैल्यू को 10 रखना है और उसको सॉल्व कर लेना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो आपका 160 ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई गिवन एलपीपी के लिए।
चूँकि यहाँ 3 वेरिएबल थे इसलिए शायद क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो गया, 3 टेबल हमें बनानी पड़ी। लेकिन आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना होता है, बहुत सारा कैलकुलेशन आपको रफ में करना होता है। आपको सीधे आप 3 टेबल बना के और थोड़ा कुछ थ्योरी लिख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ईज़िली जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, बट यहाँ क्योंकि मैं समझा रही थी तो मैं आपको एक-एक वैल्यू बताते हुए कर रही थी, इसलिए बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये है आपका सिंपलेक्स मेथड का एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमने समझ लिया।